तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्लास 10th का जो भारतीय वन केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र। उसमें कुछ नहीं मिलेगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आराम से बंद कर दीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, सब कुछ साथ जाएगा। ठीक है? तो हम लोग पढ़े थे अध्याय नंबर 4, जिसमें पढ़े थे कार्बन और उनके यौगिक के बारे में। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंस क्या देखा कि प्रकृति में कार्बन तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसके यौगिक बहुत ज्यादा है। इसके कारण के बारे में हम खोजबीन करना शुरू किए तो सबसे मेन चीज क्या लगा कि कार्बन अपने निकटवर्ती अन्य कार्बनिक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है और श्रृंखला में गुण प्रदर्शित करता है। तो कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक बना लिए, नहीं, क्रियाशीलता है, समायवता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखे और कैसे कैसे कार्बनिक यौगिक हैं, उनकी क्या क्या गुण हैं, जिनमें हमने अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का, एथेनोइक अम्ल का, इन सब के गुणों के बारे में चर्चा किया। फिर साबुन और अपमार्जक लास्ट हमारी पॉइंट थी क्या। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, क्लास 10th के जो केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 5, तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण। कभी आप किराना दुकान में गए होंगे, देखिएगा चावल के जितने भी प्रकार हैं सब एक जगह रखी हुई है, दाल के प्रकार हैं सब एक जगह रखी हुई है क्या। उसी तरह से देखिएगा रेक में साबुन जितने भी हैं शरीर धोने वाले सब एक जगह लगा हुआ है, कपड़ा धोने वाली एक जगह लगी हुई है, सर्फ की क्वालिटी एक। अच्छा, आप लोग तो दवा दुकान में रोज बैठते हैं क्या है कि नहीं? ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा। आप जाएंगे तो देखेंगे कि कफ सिरप का एक और एक अलग लगा हुआ है, जो विटामिन का है वो अलग से एक जगह लगा हुआ है, जानवर की जो दवाएं हैं जो जितने भी वो एक जगह रखा हुआ है, बच्चे के ड्रॉप्स हैं वो एक जगह रखे हुए हैं क्या, मलहम जितना है वो एक जगह है, सुई जितना भी है वो एक जगह रखा हुआ है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग वर्गीकरण क्या। ठीक वही बात होगा कि जितने तत्व हैं सबको समूह में रखा गया होगा, समान गुण वाला को, वही तो वर्गीकरण है। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि बुआ वर्गीकरण किसे कहते हैं, ए सर, समान गुण वाले चीज को एक जगह रख देंगे, वर्गीकरण हो गया। क्लियर है? तो कोई सीखा तथ्य का, तथ्य को समान गुण वाले जो तथ्य होंगे उसको एक जगह रख देंगे, हो गया वर्गीकरण। अब आपके सामने आता होगा प्रश्न, अच्छा ऐसा करते क्या है, एक जगह रखते क्या है? तब पढ़ने में सुविधा हो, खोजने में सुविधा हो। जैसे देखिए अब हमको कहेगा भाई कोई मलहम लाइए, तो हम दौड़ के जाएंगे, पहले मलहम वाला रेख के सामने में खड़ा होंगे और वहीं पर नजर दौड़ाएंगे। आप पूरे रेख में एगो यहाँ रख देंगे, वहां रख देंगे, वहां खोजते जाएंगे, अरे सब गड़बड़ा जाएगा। एक जगह रख देंगे तो सारा एक जगह रखा हुआ, तो एक ही जगह ना हमको ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा आसानी से, यानी खोजने में सुविधा क्या। जैसे आपको कहेंगे देखो जाके उस साबुन वाला रेख में देखो होगा वहां, आप डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा पहले, उसी में ढूंढिएगा, उसी में से मिल जाएगा आपको। समझ रहा है ना? तो ये क्या हुआ, अध्ययन में सुविधा। ठीक वही बात है, वर्गीकरण क्यों करते हैं? अध्ययन में सुविधा के लिए। ये पूरे चैप्टर में वही कहानी है, बहुत आसान चैप्टर है कि आखिर तथ्य का वर्गीकरण क्यों और कैसे करते हैं, पहले कौन कौन से लोगों ने प्रयास किया, लास्ट में किसने किया, यही बात को हम केवल जानना है। चलते हैं तो हम शुरू करते हैं, यानी इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले सो देखिए। तथ्यों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, इसके क्या लाभ हैं, इसके कौन कौन से प्रयास हैं, और जो प्रयास किए गए तो उनमें कौन से दोष हो गए, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, तथ्यों की आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। देखिए शुरुआत में क्या हुआ। अच्छा एक और चीज आप उदाहरण, मान लीजिए घर में एक ही लड़का हो, एक ही लड़का, तो कोई वो नाम ना देंगे तो चलेगा, क्या है कि ना, बउआ को काम करा देंगे, बउआ रे इधर आओ। लेकिन मान लीजिए हमको 8 गो बउआ है, आप सीधे कह देंगे बउआ रे है ने आओ, तो 8 आएगा, नहीं तो 8 अंठिया देगा, किसको बुला रहे हैं कौन पता, तब तो नाम रखना पड़ेगा ना। समझे बात को? तो ठीक वही बात है कि आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए ताकि अध्ययन में क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। तब पहले क्या हुआ
कि पहले 1 2 3 तत्व था, 4 तत्व था तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे तत्व की खोज होने लगी, बहुत सारे तत्व हो गए। अब एक समस्या उत्पन्न हुआ, क्या इतने तथ्य के बारे में हम पढ़े हैं? कोई ऐसी चीज नहीं है तरीका जो कम पढ़ें और सबके बारे में जानकारी हो जाए? कम पढ़ें और उसके बारे में सबके बारे में जानकारी हो जाए? हाँ, क्या? तब वर्गीकरण, यानी तथ्य का वर्गीकरण किया गया। आवश्यकता क्यों? अध्ययन की सुविधा के लिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बउआ जी, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों? तो लिखेंगे अध्ययन की सुविधा के लिए। ताकि अगर हम उसको अलग अलग वर्ग में, अलग अलग समूह में बांट देंगे, उस वर्ग में से एगो का अध्ययन कर लेंगे, तो उस वर्ग के जितने भी तथ्य होंगे सबका अध्ययन खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है ना? अध्ययन की सुविधा के लिए हमने वर्गीकरण करना शुरू किया। कोई डाउट? चलिए अब आगे। अभी कुल कितना तथ्य आविष्कार हो चुका है? याद रखिएगा किताब के अनुसार 111। ऐसे 119 है, लेकिन कहिएगा सर तो फिर 111 क्या लिखेंगे? क्योंकि आपका किताब वही कह रहा है और आपका एग्जाम भी किताब से होगा, इसीलिए आप उतने ही लिखेंगे। 118 119 मत लिख दीजिएगा। ठीक है? कितना लिखेंगे? क्योंकि किताब से ही परीक्षा देना है हमको। ठीक है ना? हमें न्यूज से नहीं देना है। चलिए आगे चलते हैं। अब तथ्य के वर्गीकरण से क्या क्या लाभ हुआ सो देखिए। तथ्य वर्गीकरण से हमको लाभ क्या मिला? इससे तथ्य के गुणों के अध्ययन में नियमित तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जैसे हम वर्गीकरण कर दिए, मान लीजिए एक समूह में हम बांट दिए, इस समूह में हमने 5 को तथ्य दिया, हो गया। मान लीजिए हमने 5 तथ्य दिया है। क्लियर है? सुनिए, तो ये पांच पांच तथ्य दिए तो एक का अध्ययन कर लेंगे, सेम इसी का गुण वाला ये होगा, इसी के गुण वाला ये होगा। अध्ययन करने में क्या हुई? हमारी सुविधा नहीं होगी। अध्ययन नियमित तरीके से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, सभी तथ्य के गुणों का अध्ययन अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी इसका भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका भी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका भी नहीं। कोई एगो का अध्ययन कर लेंगे तो उस ग्रुप का सबका हो गया। नहीं हो गया? किसी समूह के तथ्य के गुणों में होने वाले जो कर्मिक परिवर्तन है, इसको समझना आसान हो जाएगा। एक असर नहीं समझे तो एक चीज और देखिएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे CH4 C2H6 C3H8 C4H10। अब यहाँ से आप कर्मिक परिवर्तन आप क्या देख रहे हैं? ये दोनों के बीच का अंतराल है CH2, ये दोनों के बीच का अंतराल है CH2। ये कर्मिक परिवर्तन है, देख रहे हैं ना? तो जब आप अध्ययन करने के लिए बैठेंगे तो इस सब का लगभग सेम गुण होगा। ठीक है ना? परिवर्तन कितना होगा? केवल का CH2 का अंतराल होगा। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि अध्ययन करने से, यानी कि वर्गीकरण करने से हमको क्या लाभ होता है कि उसमें क्या क्या कर्मिक परिवर्तन है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। अगला, विभिन्न समूह में तथ्य के पारस्परिक संबंध की जानकारी भी प्राप्त, यानी 4 गो समूह आप बनाए हैं, तो चारों समूह में क्या संबंध है ये भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है सर, एक बार उदाहरण दीजिए हमें। अभी जस्ट हम पीछे वाले अध्याय से ही लेते हैं। CH4 दिए थे, C2H6 दिए थे, C3H8 दिए थे। दूसरा हम लोग समूह बनाए थे, CH3 दिए थे, C2H5 दिए थे, C3H7 दिए थे। तीसरा बनाए थे, CH2 दिए थे, C2H4 दिए थे और C3H6 दिए थे, नहीं दिए थे। अब देख रहे हैं ना, इस सब में आपसी संबंध है किसका? तो इससे H का संबंध है, एक H कम है, इससे एक H ये कम है, नहीं संबंध है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो वर्गीकरण से हमको कुल मिलाकर के हमको क्या समझ में आया कि अध्ययन करने में क्या होती है? सुविधा होती है। एक का अध्ययन कर लेंगे तो सबका अध्ययन हो जाएगा, सबका अध्ययन करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। एक समूह और दूसरे समूह में किस तरह के संबंध हैं, इसकी जानकारी हमको मिल जाती है। तो आपने क्या सीखा? 2 बातें अभी तक सीखा। पहला, तो हम लोग वर्गीकरण करते क्यों हैं। दूसरा, वर्गीकरण अगर करते हैं तो उससे क्या लाभ मिलता है। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट। अब वर्गीकरण के जो प्रयास थे, तो सबसे पहले किसने शुरू किया होगा? कौन सोचा होगा ऐसा?
कोई तो वीर पहलवान होगा जो आया होगा, वीर सपूत, तो सोचा होगा किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहले आए लंभाजे नामक वैज्ञानिक, याद होगा लंभाजे। वो क्या किए, उस सब तत्व को एक जगह रखे, ठीक है, धातु अधातु के आधार पर बांटना शुरू कर दिए। धातु का तो गुण समझ रहे हैं, भौतिक गुण क्या क्या होता है। धातु जो आघात वर्धनीय थे, जो विद्युत के सुचालक थे, जिसमें एक प्रकार की चमक होती है, जिसे पीटने पर आवाज होती है ना। तो ऐसे को एक जगह रख दिए, किसमें, धातु में। फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ ऐसे धातु हैं, मतलब तत्व हैं, जिसमें विद्युत आघात वर्धनीयता नहीं, सॉरी, विद्युत के कुचालक होते हैं, भंगुर होते हैं, चमक नहीं होती है, इसको अधातु की श्रेणी में रख दिए। क्लियर। तो उस समय तक कम में तत्व का खोज हुआ था, तो जानकारी मिल गया। कम तत्व का खोज हुआ था तो जानकारी मिल गया, ठीक है। माइंड सो जाएगा वैसे। उस समय तक धातु अधातु में तब तक तो ठीक था, नहीं। बाद में क्या हुआ कि कुछ ऐसे तत्व भी आए, कुछ ऐसे तत्व आए जो कभी धातु वाला गुण करता था, अधातु वाला गुण करता था। तो लंबादे कहता क्या हुआ, फिर रख दो उपधातु में ना। आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब हो गया उपधातु वाला में रख दिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो लंबाजे का जो प्रारंभिक प्रयास था वो ठीक था। आपसे कोई पूछे कि बुआ क्लास 10th में है, केमिस्ट्री पढ़े हैं, पांचवा अध्याय पढ़े हैं, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण, हाँ पढ़े हैं। अच्छा बताइए था, तत्व का वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास किसने किया था, लंबाजे। कैसे किए थे, कौन कौन आधार पर, धातु और क्या, जो विद्युत के सुचालक थे, आघात वर्धनीय तन्य थे, एक विशेष प्रकार की चमक होती थी, तो उसको कहे कि धातु है। आज जिसमें चमक नहीं होती थी, आज जिसमें विद्युत की चालकता नहीं हो, उष्मा के चालक नहीं हो, तो इसको कहेंगे अधातु, ठीक है ना। दोनों गुण कभी कभी प्रदर्शित करता है। ये प्रारंभिक प्रयास ठीक रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इसमें भी दोष आना शुरू हो गया। बाद में जो कुछ आए वैज्ञानिक लोग या कुछ लोग आए, तो वो क्या कहे कि लंबाजे द्वारा जो बनाया गया ना वर्गीकरण, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो कहे कैसे भाई, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कुछ ऐसे धातु होंगे जो अधातु वाला गुण प्रदर्शित करता है। कहिएगा सर कैसे, जैसे शीशा, विद्युत के सुचालक नहीं होते, पता है, शीशा में करंट नहीं जाता। अब बताइए, वो तो है धातु, लेकिन वो विद्युत के क्या है, उष्मा के भी कुचालक होते हैं, वो जल्दी गर्मो नहीं होता है। तब ना हम लोग चाय वाला गिलास आराम से पकड़ के पी लेते हैं। स्टील वाला में चाय दे दे गरम गरम तो क्या होगा, थोड़ा पकेगा तो पकबे करेगा, हाथों पकेगा क्या। लेकिन शीशा वाला में रख के आराम से पी लेते हैं। माने उष्मा का भी वो अच्छा चालक नहीं है, गर्म होता है लेकिन अच्छा गर्म नहीं होता क्या। अब ये तो हो गया अलग गुण, नहीं हो गया थोड़ा सा। वही चलिए, ग्रेफाइट लीजिए। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन वो उष्मा के क्या है, अधि विद्युत के क्या है, सुचालक है। कुछ अंतर आ जाता है। इन सब कारणों से ना कुछ उसमें दोष आना शुरू हो गया, ठीक है। तो दोष क्या था समझिएगा, वर्गीकरण के सभी गुणों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। वर्गीकरण करेंगे, अब मान लीजिए धातु को जैसे एक जगह रख दिए, सपोज दैट धातु का एक समूह बना दिए, इसमें लोहा दिए, टीन दिए, सुनिएगा, तांबा दिए, चांदी दिए, सोना दिए, सीसा दिए, सोडियम दिए, मान लीजिए। क्लियर है। अब गौर करके देखिएगा ध्यान से, अगर हम अध्ययन करना शुरू करेंगे तो सबका सेम गुण आता है, बिल्कुल नहीं आता है। अब सोडियम सबसे बहुत ज्यादा क्रियाशील है, हाँ वही सोना बिल्कुल ही क्रियाशील नहीं है। समान गुण हुआ क्या, अब कह देंगे कि बउआ रे ई ग्रुप के जितने हैं ना सब क्रियाशील है, और सोना नहीं ना हुआ, तो गड़बड़ा गया कि नहीं गड़बड़ा गया। इसी तरह से ये हम कह दें, ये कह दें कि सब विद्युत के क्या है, सुचालक है,
फिर कोई पूछ देगा सर जी शीशा गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ। ये साफ साफ अध्ययन नहीं किया जाता। देखिए ऐसा नहीं कि उन्होंने जो वर्गीकरण किया वो गलत था, है ना। वर्गीकरण का उनका जो प्रारंभिक प्रयास था धातु और अधातु में ये सही था, लेकिन कुछ अंतर होने के कारण इसको मान्यता रद्द कर दिया गया। ठीक है, प्रारंभिक प्रयास में कौन थे? लंभाजे धातु अधातु पर। यहाँ पर हमने एक नोट्स लिखा है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातु के ऑक्साइड। ये ऑब्जेक्टिव का है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अधातु के कैसे होते हैं। चलिए आ जाए किताब की। अब दूसरा है दो धातु या दो अधातु के गुणों में अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए इसका उचित प्रयोग नहीं हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो धातु में भी अंतर नहीं कर पाना है नियम। चलिए उसके बाद कुछ दिनों तक बात शांत रहा, समझे। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, सोचे कि क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, इसको बंधन के आधार पर बांटना शुरू करते हैं, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, है ना। इसके आधार पर मतलब क्या, संयोजकता के आधार पर। जैसे देखिए जिसके अंतिम में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी संयोजकता जिसकी एक होगी उसको एक जगह रखेंगे, संयोजकता एक होगी उसको एक जगह, जिसकी संयोजकता दो तो दो दूसरे घर में, तीन होगी तो तीसरे घर में, नहीं। वो बात ठीक है कहा। अब कहेगा सर कैसे, तो देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? एक। लिथियम की संयोजकता कितनी होती है? तो एक। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? एक। अब पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है? एक। इसकी परमाणु संख्या एक होता है, अंतिम कक्षा में एक। इसका होता है तीन, पहली कक्षा में दो, दूसरी में कितनी? एक। इसकी होती है 11, पहली में दो, दूसरी में 8 है, तीसरी में कितनी? एक। इसकी होती है 19 पोटेशियम की, पहली में एक, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में कितनी? एक। तो सबके अंतिम में एक एक हुआ। क्लियर? संयोजकता एक एक। लेकिन क्लोरीन, इसकी भी संयोजकता एक ही होती है, क्योंकि 17 है, तो पहली कक्षा में कितनी? दो, दूसरी में और तीसरी में कितना लेगा? 17, एक लेगा। देना या लेना संयोजकता है, तो वो एक लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी? इसी तरह से फ्लोरीन एफ, इसकी होती है 9, पहली कक्षा में कितनी? दूसरी में कितनी? 7, तो लेगा कितना? एक। हो गया। सब संयोजकता एक वाला को एक जगह रख दिए। बात तो ठीक था, उनका प्रारंभिक प्रयास भी ठीक रहा, लेकिन गौर करने की चीज है, क्या क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन या सोडियम, क्लोरीन या लिथियम, क्या सेम गुण वाले होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे सर। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो धनायन बनाता है, ये लेता है तो ऋणायन बनाता है। अब एक ही ग्रुप की चीज है, एगो ऋणायन बना रहा है, एक कैसे सेम हो सकता है गुण वाला? नहीं, एक होंगे धातु, एक होंगे, क्योंकि अंतिम में 7 है तो क्या होगा? अधातु होगा, विद्युत के कुचाल होंगे। संयोजकता के आधार पर बांटना सही हुआ। देखिए प्रारंभिक प्रयास सफल रहे, मैंने कहेगा सर प्रारंभिक के मतलब क्या? जैसे देखिए एक, क्या बोलिए, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसे ऊपर से जब नीचे हम बांटना शुरू किए ना, तो उतना तक सही रहा, उतना तक सही रहा। और उसके बाद जैसे जैसे हम तथ्य भरने लगे, फिर मामला डिसमिस 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 होने लगा, तो गड़बड़ हो गया, नहीं हो गया। तो उनका भी प्रारंभिक प्रयास जो था वो भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हुआ? दूर रुका हुआ था। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे तथ्य के वर्गीकरण के दूसरे प्रयास। पहले प्रयास में लंभाजे ने क्या किया? धातु धातु पर, और दूसरे वैज्ञानिक उसने संयोजकता के आधार पर बांटा। तो धातु धातु में भी दोष और इसमें भी संयोजकता वाला में भी दोष। इस सोडियम वाला को रखे उसी घर में और किसको रख दिए उसी में? क्लोरीन वाला को। तो दोनों की संयोजकता कितनी? एक एक, लेकिन दोनों का सेम गुण नहीं, सेम वही कहानी। चलिए आगे दूसरा देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8,
2 6, इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? अच्छा चलिए मैग्नीशियम ना होता है कि एल्यूमिनियम, एक मिनट वो याद नहीं है, देखें, रुक जाइए देख लेते हैं। 12 किसका है जी? मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का 12, 2 8 2, है ना? तो इसकी भी संयोजकता कितनी? संयोजकता के आधार पर रखिएगा तो दोनों को एक के घर में न रखिएगा। पहले ही आपने कहा कि जिसकी संयोजकता एक रंग की होगी उसको एक जगह रख दो, रख दिए इसको। दोनों एक गुण वाला होगा नहीं, क्योंकि ये अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देता है अर्थात ये होंगे धातु, और ये लेता है ऑक्सीजन, ये होगा अधातु। फिर कैसे सेम हो सकते हैं भाई? धातु का अलग गुण होता है, वो विद्युत के सुचालक होते हैं, घातवर्धनीय तन्य होते हैं। अब मैग्नीस जो अधातु होते हैं वो कुचालक होते हैं, आवाज नहीं होती है, चमक नहीं होती, सेम गुण कैसे हो सकता है? तो संयोजकता के वर्गीकरण का जो प्रयास था वो भी क्या हो गया? डेड हो गया, दूगो डेड। अच्छा चलते हैं उसके बाद आगे देखते हैं। अब आ गए कौन? डोबरेनर साहब। इस जर्मनी के रसायनज्ञ थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। उन्होंने कुछ दिन तक बात फिर शांत रहा। कोनो वीर सपूत नहीं होता है, खड़ा होता है, तो सपूत खड़े हुए। सही बता रहे हैं। देखिए हर काम में ना प्रारंभ में भले सफलता ना मिले, जैसे हमारे यहाँ जो देख रहे हैं ना मंदिर बनी हुई है, तो प्रारंभ में मतलब शुरुआत में एगो यज्ञ हुआ था, मतलब यज्ञ नहीं, अठजाम अपने यहाँ अठजाम हुआ। नहीं होता है, इसमें पूजा पाठ होता है। एक व्यक्ति थे जो मंदिर उंदिर मतलब अठजाम के लिए जो होता है घेर घार बांस उस कटाया तो बनाया। वही आदमी क्या किया, एगो ईंटा जोड़ के, मतलब ईंटा चौक के, और वही बांस जो काटा उसी को फट्टी का छप्पर बना के रख दिया, एगो हनुमान जी की मूर्ति रख दिया। एगो मूर्ति की स्थापना समझिए यहाँ पर हो गई हनुमान जी की। पहले मंदिर यहाँ पर नहीं था, छोटा था। कुछ दिन ऐसे ही रहा, कुत्ता उत्ता उठाया उठाया ले गया हनुमान जी को। एक दिन रात में मतलब एगो पगला आया, हनुमान जी की मूर्ति उठा के आलू के खेत में रखाया। हाँ, सुबह उठा लो, कहा कि हनुमान जी भाग गए, हनुमान जी भाग गए। देखा कि आलू खेत में उन्हें ना करके गदा धैले ऊपर खड़े है, मूर्ति पे नंबर था आलू, मैंने थोड़ा सा बड़ा मूर्ति था, आलू के पन की दिखाई पड़ता था। तो सब कहा कि बे 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 हनुमान जी हम भाग गए। फिर उठा के लोग लाया, पूजा पाठ किया। हंसने की बात, पगलावा को नजर आया था। चलिए उसके बाद ना कुछ लोग हमारे उधर में, आप लोग पहचानते हो गए नहीं पहचानते हो, अपने यहाँ दिव्या नहीं पढ़ने आई थी, तो उसके नाना जी थे, रामचल जी थे, है ना? तो वो लोग पहचानते होगी रामचल जी को। वो इधर प्रेम कुमार जी, ये सब मिल के अब मंदिर बनाने के लिए योजना बनाए, और गोरा उरा जोड़े भी, वो भी फेल कर गए, वो लोगों से भी नहीं हुआ। बाद में फिर डॉक्टर साहब शुरू किए, वो भी कुछ चंदा उंदा उस ले, लेकिन नाप वापा के नाप उप कर लिए, फिर नहीं किए। अब वो इसकी अध्यक्षता में आया हमारे अंदर में कि अब इस यहाँ के जो पूजा समिति है उसका अध्यक्ष बनेंगे राकेश सर जी। हुआ कुछ पैसा जमा हुआ, हम एक बार बल लगाए कि नहीं इस बार जो है ना पकिया हो जाना है। मंदिर खड़ा हो गया, नहीं हो गया। तो 3 आदमी प्रयास किए 3 समूह में, तो नहीं हुआ। और चौथा बार में चाहे भला बुरा जो भी हुआ, मूर्ति स्थापना हो गया, सब कुछ रेडी है, वो हमारी अध्यक्षता में ही काम होती है। भले हम नहीं रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई काम होगा वो हम ही जब जब मंजूरी देंगे तब होता है, ठीक है ना? चलिए तो कहने का अर्थ है, हाँ देखिए एक बार नहीं, आप लोग देखिए एहतजाम हो गया था तो थोड़ा सा एक नेता लोग निर्गुणी जाके हल्ला उल्ला कर दिए थे। किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि निर्गुणी के जाके कहे कोई कुछ भी, तो हम जाके उनको फिर कहे जाके कि आपने गलती कर दिया है, ठीक है ना? तो होता है ना, मैं अध्यक्ष के नाते हमको भेज दिया गया कि आप ही जाइए बल्ली चढ़िए, जाना तो पड़ेगा ही ना। आई किताब की ओर। तो शुरू में 2 प्रयास हुआ, वो असफल रहा, ठीक है। अब आए कौन? जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, रसायनज्ञ, जिन्होंने खूब अध्ययन किया। उस समय जितने तथ्य खोज थे सब के बारे में खूब अच्छा से पढ़े। अब पढ़ने के बाद ना उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं कि वो समूह बनाते हैं यार, ऐसे समूह, 3 गो घर बनाए। देखिए वो अपना पढ़ने के बाद दिमाग लगाए कि कैसे इसको बना जाए, इसमें 3 तथ्य दे दिए, 3 गो तथ्य दे दिए, लिख दिए। और लिखने के बाद उन्होंने कहा कि पहले वाले और लास्ट वाले, सुनिएगा ध्यान से, पहले वाले
और लास्ट वाले दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दो, जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। हो गया। जो परमाणु द्रव्यमान आया तुम्हारा वो जिसका होगा तुम यहां बिठा दो। फिर समझिए, पहले उन्होंने क्या किया, तीन तीन का घर बनाया, एक इसमें डाला, एक लास्ट में डाला, लास्ट में डाल दिया। इनके परमाणु द्रव्यमान को उन्होंने क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ के 2 से भाग कर दिया, ये औसत निकाल दिया, निकाल दिया। तो जो भार आया वो टोटल का देख लिए, किसका भार आ रहा, अच्छा तोड़ा आ रहा है, लाके उसमें रख दिए, रख दिए और कहेंगे अब देखो तो तीनों समान गुण वाला होगा। अब एगो का अध्ययन कर लेंगे, ये दोनों का हो जाएगा अध्ययन, समझे। इसी को कहा गया डोबरेनर का त्रिक नियम। क्या कहा गया, फिर समझते हैं। पहले उन्होंने क्या किया, सारे तथ्य का पहले अच्छा तरह से अध्ययन किया, सब कुछ सोचने विचारने के बाद क्या किया, तीन तीन घर का एक समूह बनाया, ठीक है। और पहले वाले में एक तथ्य भरा, दूसरे वाले में एक तथ्य भरा, भर दिए, सॉरी तीसरे वाले में, पहले और तीसरे वाले में तथ्य भरा और दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के 2 से भाग किया, यानी कि औसत निकाला। औसत निकाला तो जिसके परमाणु द्रव्यमान भार के बराबर पुरता है वो औसत, ठीक है ना, उसको यहाँ पर रख दीजिए। रखने के बाद उन्होंने देखा कि तीनों सेम गुण वाले होंगे, तो उन्होंने नाम रख दिया ये त्रिक नियम। क्या रखा, तो आपसे पूछा जाएगा कि डोबरेनर के त्रिक नियम क्या है, आप ऐसे लिखेंगे कि डोबरेनर साहब ने तीन तीन तथ्य का एक घर बनाया, यानी समूह बनाया, और उन्होंने कहा कि पहले और तीसरे तथ्य के द्रव्यमान के औसत भार जिस तथ्य के भार के बराबर पूर्ति है तो तीनों सदृश गुण वाले होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, उन्होंने क्या किया, देखिए एक है कैल्शियम, इसकी परमाणु भार कितनी होती है, 40, परमाणु संख्या का लगभग दुगुना होता है, तब परमाणु संख्या होती है 20, तो उसकी भार कितनी, 40, लगभग थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन लगभग दुगुना। और रखा उन्होंने बेरियम 137। अब देखिए 137 और 40, 7 7 1, 2 से भाग कर दिया, 8 दूनी 16 का 1, 17, 8 दूनी 16, बच गया 1 दशमलव, हो गया, यानी लगभग कितना, 88.5, लगभग सेम आता है नहीं। तो इसके समकक्ष जो आया उसको इसमें डाल दिए, डाल दिए। अब कहा कि तीनों क्या होंगे, सेम गुण वाले होंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि देखो 7 39 9 7 16 कितना, 86, गलती हो गया, यहाँ 3 ना होगा, 4 46, 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, कैंसिल, 6 3 दूना कट गया, 23 आ गया। तो तीनों क्या होंगे, अब सेम गुण वाले होंगे। ये किसने बताया, डोबरेनर। आपसे ऑब्जेक्ट में पहले पूछता है कि त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, अगर कहीं पूछ दे कहाँ के थे वो, क्या डोबरेनर के त्रिक नियम समझ गए, अच्छा ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, वो तो सफलता मिली है, तो सफलता मिली तो थोड़ा सा नाचिए, लेकिन नाचेंगे नहीं क्योंकि आगे दोष है, ठीक है। तो इसीलिए अभी नहीं नाचेंगे, नाचेंगे लास्ट में जब परीक्षा में सफल हो जाएंगे तब। फिलहाल देखिए इनकी दोष क्या है, तो दोष से पहले इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। सुनिए, पहले गुण पढ़ लेते हैं फिर दोष पढ़ लेंगे। क्या काहेला आप मुंह लटकाए हुए हैं, हंसिए, वाह। देखिए देखिए इनकी इनकी विशेषता क्या है, किसी तिर्यक तथ्य के गुणों को क्रमबद्धता पाई जाती है। जैसे ऊपर के उदाहरण में क्रमबद्धता का मतलब क्या है कि तीनों समान गुण वाले होंगे, यही क्रमबद्धता है। माने इसका अध्ययन कर लोगे तो तुम्हें इसका भी अध्ययन हो गया, इसका भी अध्ययन हो गया, अब तुम्हें दोनों का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये तथ्य परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है। किसके कारण, द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान तीनों का लिखे थे, द्रव्यमान से एक संबंध स्थापित होता है तीनों में, ठीक है। अच्छा, ये तो गुण रहा, लेकिन गुण पूछ भी नहीं करता आपसे,
सीधे पूछेगा डोबरेन के त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? डोबरेनर साहब या त्रिक बंधन का प्रतिपादन किसने किया? चलिए आइए, आप पूछ सकता है डोबरेनर के त्रिक नियम क्या थे? अब बता देंगे कि उन्होंने तीन तीन तथ्य का एक समूह बनाया। पहले और तीसरे तथ्य के परमाणु द्रव्यमान को औसत निकाला और जिसके बराबर पुट गए, भार के बराबर, उसको उसमें पुट कर दिया और कहा कि अब देखो तीनों समान गुण वाले होंगे। अच्छा, एक आध उदाहरण भी याद रखिएगा, इसे बना लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्लियर? अब आगे दोष क्या है? तो देखिए ये नियम शुरू में ठीक ठाक था, 2 4 5 गो तक, 20 गो तक, 50 गो तक, लेकिन ओकरे बाद जब गए ना, ये नियम हो गया फेलियोर। ठीक है ना? नहीं होता। देखिए जैसे हम कितना अच्छा है, कितना अच्छा करेंगे, लेकिन हमारे पीछे हमारे जो विरोधी लोग होंगे ना, उसको हमारी अच्छाई नहीं दिखाई पड़ेगी, उसको हमारी बुराई दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना? तो ठीक से डोबरेलर साहब कितना बढ़िया प्रयास किए, नहीं? अरे तोरा से तो हुआ नहीं, लेकिन टंगरी खींचने वाला काम कर रहा है। तो आने वाले वैज्ञानिक ने इनका दोष निकाल दिया। आपको अगर हमसे लगाव रहेगा ना, तो हमारी अच्छाई आपको नजर, बुराई नहीं नजर आएगी। अगर हमसे बुराई है तो आपको केवल बुराई नजर आएगी, अच्छाई नजरे नहीं आएगा। तो सेम डोबरेलर साहब का था। देखिए वैज्ञानिक जितने आप लोग अभी तक पढ़े होंगे, खूब पढ़े लिखे, उसके पीछे न कोनो एगो लगल रहता है और कर नियम में एगो दोष लगा देता है, ए आपका ही दोष है। समझ रहे हैं बात को? तो डोबनेरा साहब का भी दोष निकाल दिया गया, कहा कि आगे वाला नियम में कहाँ पूरा होता है, आपका ये नियम गलती है। अब गलती कोई कह दे तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो डोबनेरा साहब का ट्रिक खत्म हो गया नियम। तो हम लोग पढ़े 3 गो प्रयास। पहले पढ़े लंबाजे साहब का धातु धातु, फिर पढ़े, उनका नाम ही नहीं है वैज्ञानिक का, लेकिन संयोजकता के आधार पर, और तीसरा पढ़े डोबरेलर का त्रिक। अच्छा, आगे कौन प्रयास किए थे? तो एक थे, याद रखेंगे, अंग्रेज वैज्ञानिक, रसायनज्ञ, अंग्रेज यानी इंग्लैंड के रसायनज्ञ थे। इनका नाम था जॉन न्यूलैंड। वो भी बैठे, सोचे कि आखिर क्या बात है, आखिर हो नहीं रहा है, का है वर्गीकरण, कुछ तो होगा। लगभग उनके सामने में ना वही 56 57 गो उस समय खोज हो चुका था धातु का, मैंने तथ्य का खोज 56 गो हो गया था। धीरे धीरे जब न्यूलैंड ये डोबरेनर किए थे तो उस समय 28 गो था, तब तक हो गया 56 गो, दुगुना हो गया, बढ़ गया। वो क्या किए, एक दिन बैठे बैठे सब कुछ अपना ना, होता है नहीं, अचानक अचानक कुछ वो कुछ हो जाता है। तो अचानक उनके दिमाग में आया कि रे भाई, अगर हम ऐसे सजा दें, सा रे गा मा पा धा नी सा, सुनिए, संगीत के 8 अक्षर जो हैं, वो 8 अक्षर को उन्होंने इस तरह से लिख दिया, यानी 7 स्वर कहिए चाहे अक्षर लिखिए, लिख दिए। और कहा कि अगर इसी पर हम बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजा दें तो कोनो हो सकता है कि, उनको बुझने उझने उस समय नहीं आया था, वो तो प्रयास कर रहे थे अपना घरे में, रूम में, कमरा में बैठल बैठल। आई में लिख के पहले हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे करके लाइन से सजाए। दिमाग में अरे यार, हाँ, अरे यार ये दोनों तो सेमे हो रहा है, ये दोनों तो सेमे हो रहा है। अच्छा, बस वो रख दिया अष्टक नियम, कह दिया अष्टक नियम, हो गया। कहा कि देखो, अगर बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाओगे, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाओगे, तो पहला तत्व 8वें तत्व के गुण से सेम होगा, 9वां तत्व 10वें के थी, मतलब दूसरे तत्व के समान होगा, दूसरा 9वां के समान होगा, तीसरा 10वां के समान होगा, ऐसे करके उन्होंने सजा दिया। बात तो ठीक है निकला, ये बात तो सही था। क्लियर? तो इनको कहा गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है ना? क्योंकि 8 तत्वों को उन्होंने सजाने का प्रयास किया, उनका नाम रखा गया न्यूलैंड का अष्टक नियम। अच्छा, ये तो समझ गए आप। अब पूछता क्या है, अब परीक्षा में पूछेगा, सीधे ऐसे पूछेगा कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड। आपसे ही भी पूछ सकता है
कि बउआ न्यूलैंड के अष्टक नियम क्या थे, तो लिखेंगे जैसे संगीत के 7 स्वर, यानी लाइन से हम लिखते हैं सारे गामा पाधानी सा, तो पहले 8वें के बराबर होता है। ठीक उसी अक्षर पर अगर हम बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तथ्य को सजाना शुरू करें, तो पहले वाले 8वें के अनुसार, दूसरे वाले 9वें के अनुसार, तीसरे वाले 10वें के अनुसार गुण वाले मिल जाते हैं। इसी को कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, किसी को दिक्कत? आपने प्रयास तो देखा, नियम भी रहा, सफल भी हुए, ऐसा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दोष हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए पहले उनके गुण को पढ़ लेते हैं, फिर दोष पढ़ लेंगे। जैसे सोडियम से गिनती करना शुरू किए उन्होंने, तो 8वां पोटेशियम आता है और दोनों सदृश गुण वाला होता है। देखिए सोडियम, सोडियम हुआ मान लीजिए 11। अब यहां शुरू करते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के बाद सिलिकम, सिलिकॉन, पोटेशियम नहीं पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अब फिर आ जाएगा कौन, आर्गन, तब आ जाएगा, लिखे लिखे देखिए तब समझ में आएगा। सोडियम हो गया ये 11 वाला, मैग्नीशियम 12 वाला, एल्यूमिनियम 13 वाला, इसके बाद है सिलिकॉन Si 14 वाला, पी 15 वाला, इसके बाद होगा सल्फर 16 वाला, क्लोरीन 17 वाला, आर्गन 18 वाला, और ये क्या कहते हैं उसके बाद पोटेशियम 19 वाला। अब इसको अगर तोड़ोगे तो 281, इसको भी तोड़ोगे तो 2881। उन्होंने क्या कहा कि लाइन से सजाते हैं 8 को, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो ये अगला वाला जो आएगा तो वो अब यहाँ से नहीं लिखेंगे हम लोग, 19 ना लिखेंगे, 8 को लाइन में देना है। लाइन में क्या को देना है, तो ये 9 हो गया, तो इसको कहाँ उठा के रख देंगे, यहाँ रखेंगे। फिर आगे कैल्शियम 20, तब हो गया 2 8 8 2, सेम सेम नहीं आ रहा है, इसको भी लिखिएगा तो 2 8 2 नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी अंतिम में 1, इसमें भी अंतिम में, समान गुण वाला नहीं होता है। तो ई आधार पर तो ठीक था, सोडियम और पोटेशियम सेम गुण वाले हुए। इसी तरह से बेरिलियम से आरंभ करके चलेंगे तो मैग्नीशियम पर जाकर के हम खत्म होते हैं, तो भी वो सेम गुण वाले होते हैं। माने हर 8वां तत्व सेम गुण वाला होता है। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ दोष हो गए। क्या दोष हुआ भाई? दोष हुआ कि ये नियम कम भार वाले के लिए ठीक था, जैसे ज्यादा भार वाले में गए फिर से गड़बड़ी आ गया। ठीक है, कम भार वाले तक खोज था ना, जैसे 20 25 30 40 तक, तब तक ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ज्यादा भार वाले में गए तो गड़बड़ हो गई। चलिए अब दूसरी बात, न्यूलैंड साहब ने एक गलती कर दी। कोई चीज को पकिया प्रूफ नहीं कर देना चाहिए कि दुनिया में सबसे हम ही तेज हैं का, कह दिए तो बेकारे कह दिए। न्यूलैंड साहब वही कह दिए, 56 गो तत्व खोजल था उस, कह दिया अब एको गो नहीं होगा, इतने ही है प्रकृति में टोटले, हम सबसे खोज के चल आए हैं ना। हाँ, उसके बाद कुछ दिन बाद 57 58 59 60 सब खोज हो गया, माने नया नया तत्व खोज हो गया। मान लीजिए एक बार आप कह दिए 56 गो होगा, अब बाद में कोई खोज कर दिया, आपका नियम चलेगा? ए, तो झूठा आदमी है, बोला कि हमसे खोज के आ गए हैं। आज देखो ना, कविता खोज के ले आई है, उन्हें से सादिया खोज के ले आए, रजुआ खोज के ले आया, तो इसका नियम चलेगा? तो वही हुआ कि उन न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में मात्र 56 तत्व थे, 56। उन्होंने ये कह दिया कि इसके बाद अब कोई तत्व की खोज नहीं होगी, लेकिन बाद में तत्व का खोज हो गया। उनके बात पर से लोगों का विश्वास क्या हो गया। चलिए अब आगे, इस नियम के अनुसार तत्व के एक ही स्तर के अंतर्गत में रखा गया, जैसे कोबाल्ट और निकिल, लेकिन दोनों के गुण समान नहीं है। अब देखिए उस लिखे तो ठीक, और जब आगे गए ना तो निकिल और कोबाल्ट को एक जगह रख दिए। उनको जब समझ में नहीं आया ना, तो ले बात करते एक जगह रख दिए, ऐ दोनों सेमे गुण वाला हुआ, रखो ना, इसको कहाँ ले जाओगे, मतलब समझिए ऐसे
कि जैसे बढ़ते जा रहे थे, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर, नहीं तो यहाँ निकिल को रखे रखे आ कोबाल्ट को अगला में रखना था। तो ऊपर वाला देखिए कि ई तो कोबाल्ट के गुण से नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, ई में मिल रहा है, ई में रख दें, ई मिला यहो नहीं मिल रहा, क्या करेगा, इसी में रख दो, लो एक के जगह दोनों को थोप दिए तो दूसरा आदमी कहा है सर ये ई में कहा मिलता है। आप जो कहे कि लाइन से जब बढ़ना है तो ई दोनों का द्रव्यमान एक जैसा है तो नहीं तनी कम पे गुण एक जैसा है तो नहीं गुण नहीं है, तो काहे रख दिए एक जगह बताइए आप ही, ये तो कोई ना पूछ सकता है जी। आप भी पूछ सकते हैं कि जब एक द्रव्यमानों एक नहीं है, जब गुणों एक जगह नहीं है, तो आप काहे रखे हैं, और उनके पास तब कोई चारा नहीं है कि अगर यहाँ रखते हैं तभी एक गुण वाला नहीं मिलता है, ये कोबाल्ट को यहाँ रख देते हैं तभी नहीं गुण वाला मिलता है। अब उनका माथा काम ही नहीं कर रहा था कि इसको कोबाल्ट को रखे तो रखे कहाँ, अब बेटा जन्मल है नेंगरो लूल्हा है तो हम मरना है, तो ये क्या करते हैं तो इसी में रख के छोड़ के भाग जाते हैं। मैं अपने को घर दे दिए उसको कुछ हो, कहने का मतलब ऐसा हुआ कि आगे वाले में ना उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि आगे के जो नियम थे वहां पर ये अष्टक नियम काम नहीं कर रहा था। क्लियर है, ये हो गया गड़बड़। तो इन सब कारणों से कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दोष आ गया, जिसके कारणों से ई भी नियम का लोग त्याग कर दिए कि ई भी सही। चलिए इतना तक कहानी खत्म। अब आए कौन, फाइनल नियम में आए मेडलीव साहब। देखिए फाइनल नहीं है, अभी इनका भी दोष निकलेगा, ठीक है, तो दोष अब कौन सुधारेगा वो अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन आप ही लोगों में से कोई बन सकते हैं या कोई दूसरा भी बन सकता है। सुनिए सुनिए, प्रारंभ में तो सब ऐसे नहीं पढ़ा होगा, अक्षर ज्ञान में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। आइए, तो मेडलीव साहब ने क्या किया, सुनिएगा, पहले थे जर्मनी के, डोब्रेनर कहाँ के थे, जर्मनी के, और न्यूलैंड कहाँ से, इंग्लैंड के, लेकिन ये है कहाँ के, रूसी रसायनज्ञ है, रूस के रहने वाले हैं मेडलीव साहब, ठीक है ना। दावित्री मेडलीव उनका नाम है पूरा, एक और नाम है इवानोविच मेडलीव, दामित्री इवानोविच मेडलीव पूरा नाम इनका, चाहे जो भी है, मेडलीव चावर सारणी के नाम से जानते हैं। सुनिएगा वो क्या किए, पहले तो सब का अध्ययन किए, लंभाजे द्वारा दिए गए नियम, फिर वो जो संयोजकता के आधार पर उसको, डोब्रेनर के त्रिक को, और न्यूलैंड के अष्टक नियम, सबको पढ़ने के बाद खूब अच्छा से पहले अध्ययन किए। देखिए कोई भी चीज को करना है ना तो अध्ययन अच्छा से करना होता है, क्या, तो खूब अच्छा से अध्ययन किए, अध्ययन करने के बाद क्या किए, एक रूपरेखा तैयार किए, किसके आधार पर, तो न्यूलैंड के जो अष्टक नियम है उसी के आधार पर, न्यूलैंड के जो अष्टक नियम है उसी के आधार पर, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया सो देखिए, हम डायरेक्ट चलते हैं उनके आवर्त सारणी पर, तब बाद में हम लोग देखेंगे इसको, पहले हम आवर्त सारणी पर देखिए, ये है मेडलीव के आवर्त सारणी, ठीक है, समझिएगा। हम ऐसे तो चित्र आपको खुला नहीं समझ में आएगा, यहाँ दिखाते हैं। पहले एक घर बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 को खड़े खड़े खंभा खड़ा कर दी पहले, ठीक है, 8 इसको कहते हैं हम लोग वर्ग, जो खड़े खड़े रहेगा खंभा तो उरा कहेंगे हम लोग वर्ग, यानी उसको कहते हैं उदग्र स्तंभ। आपसे पूछेगा आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं, ठीक है। आप क्योंकि देखिए ऐसे खड़ा खड़ा कर दीजिएगा तो बिलाई यार कुत्ता घुस जाएगा घर में, नहीं घुस जाएगा, तो वो क्या कर दिए, इना के गिरा के इना के फटिया लगा दिए, तो ये दिए 7 गो, टोटल कितना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 गो, तो 7 गो बना दिए, तो उसको कहे आवर्त। तो क्षैतिज इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो क्षैतिज को कहे वो आवर्त। तो आपसे पूछेंगे कि मेडलीफ के आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ कै गो, 8 गो, और क्षैतिज कै गो, यानी आवर्त कै गो, 7 गो। आवर्त की संख्या, उदग्र की संख्या, यानी वर्ग की संख्या 8 हो गया। ऐसा एगो घर बनाए, बना लिए।
उसमें बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाना शुरू किए। पहले वाले में दिए, इसके बाद इस सब में कुछ नहीं दिए, खाली छोड़ दिए। दूसरे वाले में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर खाली छोड़ दिए। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, खाली छोड़ दिए। फिर इसी तरह से पोटेशियम, सीजियम, ऐसे करके बाद सजाना शुरू किए और खाली छोड़ दिए। ठीक है ना। चलिए, इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, एक सारणी बना दिया पहले। अब बना करके अब बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से भरना शुरू। परमाणु संख्या नहीं, किसके आधार पर। इसके बाद उन्होंने एक नियम बनाया। क्या लिखा कि तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन। ये मेडलीव साहब कहे थे। गलत है ये नियम, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि मेडलीव के आवर्त नियम क्या है। तो तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन है। याद रखिएगा, द्रव्यमान संख्या के। और यही चीज मोसले साहब ने बताया कि तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। देखिए दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। मेडलिप का पूछेगा तो द्रव्यमान संख्या, मोसले का पूछेगा परमाणु संख्या। यानी कहने का अर्थ है कि उन्होंने क्या कहा कि बउआ, तत्व का जो भौतिक गुण होगा या रासायनिक गुण होगा उनके द्रव्यमान संख्या के अनुसार होगी। कुछ हद तक उनकी बात ठीक थी, पूर्ण ठीक नहीं थी। ठीक है, लेकिन इस तरह से उन्होंने बनाया। प्रयास तो बहुत अच्छा रहा, खूब सुंदर सा बनाए भी, कोई शक नहीं। लेकिन आप कहिएगा सर जी तो एगो इधर एगो और है, आप 8 तक बताए, एगो और इन्हें खम्मा गाड़ल है से वो बाद में जब नया आविष्कार हुआ ना कोई तथ्य का, वो क्या कर दिए कि बगल में सटा दिए। देखिए तेज कम नहीं थे, बहुत तेज तरक्का आदमी थे। कहे कि दूसरा बनाने की जरूरत काहेला रहेगा, इसी में सटा दो बगल में। सटा दिए तो सटिक सट गया, बिल्कुल सटिक। हीलियम को रख दिए तो एक द्रव्यमान वाला, मैंने दो द्रव्यमान समझिए चाहे एक द्रव्यमान, क्योंकि वो लिथियम का हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान है और दुइयो द्रव्यमान है, तीनों द्रव्यमान है, उसका अलग अलग समस्थानिक पढ़े होंगे आप लोग। ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, याद है ना। तो उसके द्रव्यमान 3 गो है। आगे समस्थानिक पढ़ेंगे, फिर से नहीं हुआ तो क्लास 9 में तो पढ़ भी किए थे, आगे देख लेंगे नहीं होगा। अब चलिए, और हीलियम को रख दिए इधर बगल में। फिर उसी तरह से ओमी वाला डिब्बा, ओमी डी वाला डिब्बा में 8-9 रुपए होते टैबलेट के दिए। इसी तरह से लिथियम यहाँ रखे, यहाँ पर रख दिए फिर नियॉन को, सेम गुण वाला हो गया इधर से। ऐसे करके अब परमाणु द्रव्यमानों मिल रहा था। ठीक है, जैसे देखिए लिथियम दिए, ऐसे बढ़ते गए बढ़ते बढ़ते गए, इसका जैसे द्रव्यमान है ये हो गया 20 द्रव्यमान वाला। अब 21 वाला कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। तो 21-22 वाला को यहाँ रख दिए, 23 वाला को यहाँ, 24 को रख दिए, ऐसे करके बढ़ते चले गए। अब फिर बढ़ते गए तो यहाँ पर आ गया मान लीजिए 36, तो 36 वाला को यहाँ भर दिए, तो कौन था, आर्गन, अक्रिय तत्व भी हो गया। द्रव्यमान भी सिम सिम बैठा, गुणमा भी सिम सिम बैठ गया। ये तेज हुआ। कोई आदमी मान लीजिए आविष्कार होने से पहले, आविष्कार होने से पहले बाद में आविष्कार हुआ, पहले घर बना लिए, अब बाद में आविष्कार हुआ तो सटा दिए, सेम वाला हो गया। बहुत अच्छा नहीं काम हुआ। साथ ही साथ जानते हैं जब मेडलीफ साहब ने बनाए ना तो कुछ में भी जगह में ना खाली खाली छोड़ दिए थे जगह। जब उनको नहीं मिला जाए कोई रखने का, जैसे अभी देखिए न्यूलैंड साहब ने क्या किया, निकिल को लिखे, निकिल कोबाल्ट को लिखना था तो इधर नहीं मिल रहा था, इधर नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, तो इसी में लाके सटा के रख दिए, छोड़ के भाग गए, ना होना से ना हो तो रह दिए पर हाँ क्या, अरे जब नहीं समझ में आता था क्या उल्टा मुल्टा के चल जाते हैं। न्यूलैंड साहब को जब नहीं समझ में आया था क्या किए, उल्टा फुल्टा के चल गए। लेकिन लेकिन मेडलिफ साहब ऐसा नहीं किए। मेडलिफ साहब को नहीं समझ में आया तो खाली ये छोड़ दिए, उसके बाद जो आया सो भर दिए, उसके बाद जो आया सो भर दिए, उसके बाद जो आया फिर नहीं मिला तो छोड़ के चल गए आगे। यानी जो जहां जितना मिला था ना उसको लाइन से बैठाते चल गए, बैठा दिए। अच्छा तो वो खाली जगह काहे छोड़े, पूछा जाएगा आपसे कि मेडलीफ साहब आवर शादी में खाली काहे छोड़े, तो
कोई पूछा, ए सर जी ये खाली काहे छोड़ दिए हैं? अरे यही ला छोड़ दिए हैं कि बाद में आविष्कार होगा ना तो तोरा घर नहीं बनावे के होगा, तू में बैठा देना। उस समय खाली छोड़ दिए। आ कोई पूछा था क्या कह दिए कि कोनो आविष्कार होगा बाद में तो में भर देना, तो तोरा घर नहीं ना बनावे के पड़ेगा। ऐसा बात हुआ सटीक, बात सही बोले। बाद में कुछ तथ्य का खोज हुआ और में बैठा दिए, भर भी गया। बहुत पूर्वानुमान ज्ञानी आदमी थे वो मिर्लीफ साहब, क्योंकि तथ्य के आविष्कार होने से पहले गुण का अनुमान लगा लिए थे कि अब जो बेटा होगा, बच्चा होगा वो बेटे होगा। हाँ हाँ, डकरडोर खरीद के ले आए थे गंगा जी से पहले ही कि अब जो होगा बच्चा वो क्या होगा, बेटे होगा। होबे किया बेटा, पूर्वानुमान नहीं कहते हैं। हाँ, इसको कहते हैं पूर्वा। देखिए आगे समझिए। अब रजुआ कह रहा हम डकरडोर खरीद लाएंगे। अरे तू यार, तू पूर्वानुमान मत लगाओ यार। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे मेरलीफ के आवर्त नियम। तथ्य के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्त फलन। ये याद रखिएगा, आपसे पूछेगा भी आए हैं, पूछेंगे मेडलीफ के आवर्त नियम क्या है। तथ्य और सॉरी, तथ्य के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। एक आगे बढ़िए। इसके बाद थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी लीजिए। इतने महान लोग पढ़े हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1834 को रूस के साइबेरिया के टोबल्स्क में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद, माता जी से प्रेरणा पाने के बाद, यानी उनकी माँ उनको प्रेरित किया, ए छोरा पढ़ना, पढ़वे लिखवे तो काम देतो ना होता। अच्छा, आपकी मम्मी ऐसे नहीं बोलती है? चाहे जो भी है घर में जो पढ़ाने लिखाने तो ऐसे बोलते हैं। तो उनको कहे कि पढ़ो लिखो, तब पढ़ने लिखने के लिए सुनिए, प्रेरणा पाने के बाद वो पढ़ने के लिए दाखिला लिए कहाँ, तब विश्वविद्यालय में। और 1856 में स्नातक, और उसके बाद 1865 में पीएचडी की उपाधि पा लिए। उसके बाद 1867 में वे पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में सामान्य रसायन के प्रधानाध्यापक नियुक्त हो गए। मैंने पढ़ लिए और उसके बाद नियुक्त हो गए। रसायन के थे, पीएचडी किए हुए थे, तो थोड़ा सा ज्ञान तो ज्यादा होगा ही। जैसे आप जितने किताब लिखे पढ़ देख रहे होंगे, सब देखिएगा, सब जितने भी होंगे पीएचडी के लिए हैं। यानी पीएचडी का मतलब हुआ डबल ग्रेजुएशन, बीए 2 बार किए, इसका मतलब। ये देखिए, एक बार बीए कर लेता है तो ज्ञानी होता है, या डबल बीए है महाज्ञानी हुए नहीं। माने पीएचडी, पीजी नहीं, पीएचडी, बहुत बहुत बड़ा डिग्री वो कर लिया। पीएचडी जो कर लेता है उसका नाम से पहले डॉक्टर लग जाता है जी। कोई जरूरी नहीं सुइया भोग के वाला डॉक्टर है ना, उसको डॉक्टर अपने आप लग गया उसके नाम में, उसको डॉक्टर कर नहीं देते। चलिए आई किताब की ओर, सुनिएगा बुआ जी। तो वो कर लिए, लेकिन देखिए क्या होता है ना कि किसी आदमी को ना कोई काम में मन नहीं लगता है, किसी को लगता भी है। तो वो तो कर लिए, पढ़ा रहे थे, लेकिन इनका जिज्ञासा कुछ और था कि अब कुछ और बनना है भाई। तो रसायन की खोज में चले गए, केमिकल की खोज में, रसायन की खोज में। तो तथ्य के वर्गीकरण वाले क्षेत्र में पहुंचे, ये पहुंचे, खोज वर्गीकरण शुरू किए। उसके बाद जब उनमें सुनिए, जब उनमें इनको मन लग गया ना, पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, दूर कौन सी पढ़ाता लिखाता, अब इसी में हम लोग रहेंगे। नहीं देखिए, इसकी सफलता हो जाती है। सन 1869, गांधी जी के जन्मदिन याद रखिएगा, पौने 20 साल में ये आवर्त सारणी बना करके तैयार कर दिए, दुनिया को एक रूपरेखा दिए, दुनिया में नाम हो गया। पढ़ाने लिखाने से क्या होगा, दुनिया में नाम हो गया। यार रूस में वो आदमी है, बड़ा बहुत बेजोर आदमी है, बना दिया, इतना सुंदर रूपरेखा तैयार किया है तथ्य के वर्गीकरण का, क्या बताएं। एगो वर्ग का अध्ययन करोगे सबका अध्ययन हो जाता है, पूरा दुनिया में नाम हो गया, कोई ऐसा बनाया नहीं था अभी तक। इसके बाद वो क्या किए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, लेकिन जीवन के अंतिम समय में वो फिर से 1890 में उन्होंने क्या किया, मापतौल विभाग में चले गए। मापतौल विभाग होता है नौकरी एक तो, उसमें चले गए, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। उस समय 63 तथ्य का खोज हो चुका था, और आवर्त सारणी तो बना दिए थे कब, 1869 में, लेकिन प्रकाशित हुई 1871 में, ठीक है ना, 69 2 वर्ष बाद। मैंने वो बना करके नहीं होता, पहले तो हम ना बनाए हैं, अभी दुनिया को हमने देना है, अभी पहले इस पर टेस्ट करना है कि कहीं दोष उस्त ना, गलती उलती ना, पूरा अच्छा से देख के प्रकाशित किए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि 8 वर्ग, 8 वर्ग, ठीक है, 7
क्षैतिज यानी कि आवर्त, इसका एक समूह बना दिए। अब चलिए यहाँ से अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा, देखो तो पहले समझ गए मेडलीफ के आवर्त नियम। अब पूछा जाएगा आपसे, उन्होंने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया और बीच में रिक्त स्थान क्यों छोड़ दिए। यहाँ पर क्वेश्चन है क्यों छोड़ दिए, इसलिए उन्होंने कहा कि पहला तो जब सजा रहे थे ना लाइन से, जो नहीं मिलता था सेम गुण वाले उसको छोड़ के बढ़ जाते थे आगे। फिर जैसे मान ली देखिए, रे उड़ा उड़ा तो उठा कर 20 वाला ला, तो 20 वाला दिया। अब 20 वाले की जगह पर रख रहे थे तो देखिए ऊपर वाला गुण नहीं है, आगे वाला में गुण वाला है 20, तो अगला में रख दिए, उस जगह को छोड़ दिए खाली जगह। चलिए चलिए एक बार और समझते हैं इसको, समझिए यहाँ जैसे मान लीजिए वो अभी पहला घर में भर दिए, इसमें इसमें भर दिए, इसमें भर दिए। रजुआ कहे रजुलाओ तो वहां से उठा के वो, तो सर ई वाला तो है ही नहीं है, ई गुण वाला, क्योंकि ऊपर से गुण मिला रहे थे, मिल रहा है, इसको कहाँ रखोगे, अगला में रख दे। हाँ ई वाला मिल रहा है तो इसमें रख दिए, इसको क्या कर दिए खाली छोड़ दिए। फिर बढ़ते 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 गए, बढ़ते 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 गए, यहाँ पर आए, अरे राजू तो ऊपर वाला से नहीं मिल रहा है, क्या करोगे, आगे वाला मिल रहा है, नहीं सर इसमें भी नहीं मिला, अगला में हाँ तो इसमें रख दिया, ये दुगो को क्या कर दिए छोड़ दिए। अच्छा खाली क्यों छोड़ दिए, कि सेम गुण नहीं मिल रहा था तब। अच्छा अब बाद में जब उनसे पूछा कोई ये सर काय छोड़ दिए, तो क्या बताए, अरे यार थोड़ा बनाने की जरूरत नहीं ना होगा, अब जो आविष्कार होगा ना सो इसमें रख देना। तो अब वो क्या किए, अब क्या किए, जब नया तथ्य का आविष्कार हुआ, नया तथ्य का, तो उसको आराम से उसमें रख दिए। आपसे पूछा जाएगा कि बाद में ऐसे कौन कौन से तथ्य खोज हुए जिसको उन्होंने अपने आवर्तानी में रख दिया, यानी उसका आविष्कार नहीं हुआ था, खोजो नहीं हुआ, और उससे पहले ही उनको गुण के बारे में जानकारी थी। कौन कौन, एस्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम, याद रखिएगा तीन गो, एस्केडियम गैलियम जर्मेनियम। परीक्षा में पूछता है VVI में, ठीक है ना, पूछा जाएगा कि मेडलिफ के आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों थे, आप बता देंगे क्यों, क्योंकि उस समय उस तथ्य का आविष्कार नहीं हुआ था और समान गुण नहीं मिलने के कारण जब वो सजा रहे थे तो जगह खाली छोड़ दिए, ताकि बाद में कोई उस तथ्य का आविष्कार होगा उसमें भर दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मेडलिफ साहब ने किस तथ्य को आविष्कार होने से पहले उसके गुणों का जानकारी ले रखा था, तो लिखेंगे एस्केडियम गैलियम जर्मेनियम। या ऐसे भी पूछ सकता है कि मेडलिफ साहब ने किस तथ्य को आविष्कार होने के बाद उसको उसमें अपने आवर्तसानी में बिठाया था, तो याद रखेंगे एस्केडियम गैलियम जर्मेनियम, ठीक है। ये तीन गो को उन्होंने बाद में आवर्तसानी पहले बनाए, घर पहले बना दिए थे, अब बाद में जब हुआ तो उसमें रख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सेम कहानी हुआ, तो वही बात जकर डोर पहले खरीद के ले आए। अच्छा आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, ये भाई तो उत्कृष्ट गैस को काहे नहीं वो स्थान दिए थे जब आवर्तसारणी बना रहे थे। एक आदमी से हमने पूछा, ए हेलो, कि 1500 ईस्वी में जब बाढ़ आया आगरा में तो सब कुछ डूब गया, और ताजमहल काहे नहीं डूबा। तो ई कह दी कि सर जी वो सबसे ऊंच घर पर बनल है, एहला नहीं डूबा, सब डूब गया, वो नीचे था। अरे भाई उस समय वो बनबे नहीं किया था, ताजमहल 1500 ईस्वी में था ही नहीं था, तो डूबेगा कैसे, क्या 1500 ईस्वी में ताजमहल बना है, 1605 में तो कर बॉबे राजा था, अकबर जो है 1605 में तो वही राजा थे, और पोता शाहजहां बनवाया है कौन सी ताजमहल। बाबा अभी सही है था, बेटा का ब्याह ही नहीं हुआ, पोता कहाँ से आएगा तो यानी कहने का मतलब ताजमहल था ही नहीं था तो डूबे कैसे, क्या, तो सेम कहानी। यानी कहने का अर्थ है कि मेडलिफ के आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस था उसका कोई जगह नहीं था, इसलिए क्योंकि उस समय खोज उसका नहीं हुआ था। मतलब मेडलिफ के आवर्त सारणी के बाद अक्रिय तथ्य का खोज हुआ, ठीक है, मैंने उनके सामने में ही हुआ, लेकिन जब वो बना लिए थे तब 1871 में तो प्रकाशित कर दिए, बाद में खोज हुआ, यानी वो पहले जब बनाए उस समय उसने अक्रिय का कोई स्थान नहीं दिया था। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते फटाफट, थोड़ा सा ज्यादा है टाइम पीछे कम है। अब इनकी विशेषता क्या है आवर्त सारणी के समझिए, तो आवर्त सारणी का पहला है वर्ग और उपवर्ग, समझिएगा वर्ग किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग, ठीक है। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो सर जी उपवर्ग क्या है समझिएगा,
वर्ग 1 2 3 4, ध्यान सुनिएगा, 5 6 7। उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 में ना ए और बी दो उपवर्ग बनाया। क्या बनाया? दो उपवर्ग बनाया। आपको दिखाई पड़ रही है एक ही एक, लेकिन था उनके में कितना? उपवर्ग ए और बी था। माने कहने का अर्थ था, इसे समझिए, एक बीच में दो खोल काट देते, अभी भरे नहीं थे वो, लेकिन वो बना दिए थे वर्ग उपवर्ग, ठीक है ना। वो भरे थे के वो में, लेकिन बनाए हुए थे ए और बी उपवर्ग, पूरा भी नहीं किए थे। चलिए, और आठवें वाले में 3 गो उपवर्ग था जो बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है ना। वर्ग समझ गए, जो उदग्र स्तंभ है, और वही वर्ग के बीच बीच में एगो एगो घर बना दिए थे। क्या बना दिए? उसको उपवर्ग कह दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे और सातवें में ए बी दो उपवर्ग, आठवें में कै गो? 3। शून्य वाला जो बाद में जोड़े उसमें कोई उपवर्ग नहीं था, कोई दिक्कत? तब वर्ग समझ गए, वर्ग समझ गए। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आवर्त की बात। आवर्त क्या था? क्षैतिज कतार को उन्होंने क्या कहा? आवर्त। आवर्त की संख्या कितनी रखी उन्होंने? 7 रखी, कोई दिक्कत? इतना समझ गए। अब चलते हैं मेडलिफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता, माने आखिर हम मेडलिफ की आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो क्या क्या हमको समझ में आती है। तो देखो, इसके अध्ययन में सुविधा होती है, अध्ययन में सुविधा। कहेगा सर कैसे? तो समझो ऐसे, थोड़ा सा समझना। आजा राजा, आजा। चलिए देखिए, अगर हम इसका अध्ययन कर लेंगे एक का, उसके बाद नीचे उतरिए, इस सब का एक गुण होगा, सेम सेम गुण होता है, ठीक है। अगर आप इसका अध्ययन कर लिए, फिर आपको इस सब का अध्ययन करने की जरूरत नहीं, सेम सेम गुण होगा। नहीं हुआ? अध्ययन में सुविधा हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लीजिए टोटल हमको कई अध्ययन करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को कर लेंगे अध्ययन, तो उसका सब हो गया। टेबल याद रखेंगे, काम खत्म। कह देंगे बुआ, जो जो हाइड्रोजन का गुण होगा वही लिथियम का होगा, वही सोडियम का होगा, वही पोटेशियम का होगा, वही सीजियम का होगा, वही रेवेलियम का होगा। सेम बात, कहानी खत्म, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा, तो अध्ययन में सुविधा हुआ कि नहीं हुआ? एगो का अध्ययन कर लिए तो एगो घर का पूरा अध्ययन हो गया। तो 10 12 15 गो का अध्ययन कर लेंगे तो सबका अध्ययन। अच्छा ठीक है। अब दूसरा सुनिएगा, नए तथ्य का पूर्वानुमान। नहीं बताया अभी? अरे अभी तो सेम कहानी बताए थे ना, कि वो कुछ ऐसे तथ्य के बारे में पहले बता दिए थे कि बउआ, अब जो तथ्य खोज होगा ये सेम गुण वाला होगा। अब हुआ भी ऐसा ही। उसके बाद ठीक पहला जो आया स्केडियम, वो जो कहे थे वैसे गुण वाला हो। फिर दूसरा जो आए सेम गुण वाला, नहीं जर्मेनियम वाला। तीसरा जब आए तो गैलियम वाला, जो कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा आवर्त सारणी बनाए और घोड़े के हिसाब से नया बन गया, नहीं बन गया? तब पूर्वानुमान हो गया। चलिए, अब मान लीजिए सपोज दैट, यहीं में चलते हैं हम लोग फिर से आवर्त सारणी में। अब देखिए, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये कौन गुण वाला है सो देख लेते हैं। फ्लोरीन वाला, क्लोरीन वाला। अब यहाँ तक खोज हो चुका है, नहीं हो चुका है? तो हम कह देंगे कि अब जो खोज होगा से क्लोरीन के गुण वाला होगा, कह दिए। ओकर बाद ठीक महीना बाद, 2 महीना बाद, 1 साल बाद एगो तब तक खोज हुआ यह गुण वाला होगा। तो सबने कहेगा अरे राकेश सर बोले थे ना एकदम, देखो उनका बात बिल्कुल सटीक लग गया, देखो वही आया, नहीं आया? तो मेडलिफ साहब ने कहे आ सेम गुण हो गया ना, भरा रहे शॉर्ट सर्किट हो ही गया, नहीं हो गया? चलिए देखिए, हमारी दृक्षा को बहुत याद रहता है भाई। आगे चलते हैं, परमाणु द्रव्यमान में सुधार। देखिए, उनके आवर्त सारणी पढ़ने से ना परमाणु द्रव्यमान में बहुत सुधार हुआ। पहले जो परमाणु द्रव्यमान कोई 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 निकालते थे तो कमो बेस निकाल देते थे ना, वो अभी पीछे डोबरेनर के त्रिक साहब देखे तो हुआ था कितना? 88.5, और भर दिए थे 87.5 पहला वाला में। तो तनिए तनिए मिसमिस था ना, तो वो तनिए मिसमिस को सबको ठीक कर दिए किसमिस खिला खिला के, ठीक है ना। तो यानी इनके इनके आवर्त सारणी में द्रव्यमान का परफेक्ट विचार, माने ओई में कोई कंप्रोमाइज नहीं, एक पॉइंट भी आगे पीछे है उसको पूरा रख करो, पूरा। अगला, तथ्य की संयोजकता।
संयोजकता भी लगभग सेम था। देखिए बउआ, इसकी संयोजकता एक 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 एक, इसकी संयोजकता दो 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 दो, तीन 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 तीन, चार 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 चार, तीन तीन तीन, पांच होता है संयोजकता क्या? तीन तीन तीन, दो दो दो, एक एक। पहले देखिए हम लोग एक से बढ़ते हैं, सुनिए, एक से बढ़ते हैं, एक दो तीन चार जाते हैं, तब फिर जाते हैं वहां से लौट जाते हैं, तीन दो एक लौटते हैं, ऐसे ना होता है। हम इधर देख रहे थे, क्या मतलब क्या याद नहीं? याद ऐसे होता है, समझ रहे ना, कि पांच और छह संयोजकता नहीं होता, एक दो तीन चार, तीन दो एक, ठीक है, जीरो पर जाके खत्म। तो इस तरह से वो संयोजकता भी उनके हिसाब से था। चलिए बहुत सारा अच्छा। अनुसंधान कार्य में सहायता, माने अनुसंधान कार्य भी उनके काम से किया जा सकता था। चलिए कुल मिलाकर के उनकी आवर्तसारणी बहुत अच्छी रही, बहुत सुंदर रही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन समझ रहे ना, हम कितनो अच्छा रहेंगे, हमारा दुश्मन हमारा तो दुश्मन ही होगा। वो अच्छाई वो निकाल ही नहीं सकता यार, उसको अच्छाई सूझेगा ही नहीं। हम अपना करेजा काट के उसको दे देंगे, अपनी बॉडी का रक्त दे दें, लेकिन उसको लगेगा कि यार इसमें भी बीमारी होगा, इसीलिए हमको दिया है। राइट बोले हैं ना सर? अब देखिए कितना बढ़िया बोली। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनिए, ये बात सही है कि अगर आपको हमसे लगाव प्रेम है, हमने आपको 1 रुपया का सामान दिया, आपको लगेगा बहुत अच्छा दिया हमारे लिए। हमने आपको कलेजा दे दिया, फेफड़ा दे दिया, हृदय दे दिया, फिर भी आप हमारे दुश्मन हैं, तो आपको लगेगा कि इसमें भी कुछ बीमारी होगा, उसको इसीलिए दिया है ताकि हम मर जाए, नहीं हो। चलिए, तब मेडलीव साहब अच्छा किए। अब देखिए उनमें दोष निकालने वाले तैयार है पहले से। उनका दोष क्या था सो समझते हैं, सुनिएगा मेरे भाई। पहला दोष, हाइड्रोजन का स्थान किसी को नहीं सुझा, लेकिन एक व्यक्ति को सुझा। कहा कि ये भाई, आप जो हाइड्रोजन का स्थान दिए ना वो गलत है। काहेला? तो हाइड्रोजन जो है ना वो पहले वर्ग में आप रख दिए हैं, और ये क्षारीय धातु है, तो आप दुष्प्राय मृदा के साथ काहे रख दिए? दोनों एक जगह नहीं रह सकता है, समझे? देखिए हाइड्रोजन जो है क्षारीय धातु है, आप रख दिए हैं सोडियम पोटेशियम वाले घर में, दुष्प्राय मृदा के साथ रख दिए हैं, ये गलत है। देखिए वो अपने हिसाब से बोला सही था, मेडली साहब ने स्वीकार भी किया इस बात को, लेकिन उनसे पूछते हैं तो रखोगे कहाँ? नहीं रखो। तो हमरा नहीं आता है, उसको नहीं आता था, लेकिन दोष निकालने आता था। तो दोष क्या? पहला, हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन का स्थान उनके हिसाब से उसको जाना चाहिए था क्षारीय मृदा वाला घर में, ठीक है। हाइड्रोजन को कहां लिखना था? हाइड्रोजन को कहां लिखना था? क्षारीय मृदा वाला में। अच्छा कहिएगा सर क्षारीय मृदा कहाँ जाएंगे? वो अगला दिन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी नहीं। इसको जाना था कहाँ? ई रख दिए दुष्प्राय मृदा में, तो ये हो गया गलत, ठीक है। चलिए अब दूसरा उनकी गलती क्या थी वो देखिए। दूसरा गलती थी, एक दुष्प्राय मृदा तत्व का स्थान, फिर से वो जो दुष्प्राय मृदा था उसके स्थान में गलती उन्होंने कर दिया। तीसरा, तत्व का असंगत युग्म, माने वो क्या किए? असंगत तरीके से सजा दिए। कहेगा सर हम नहीं समझे, तो नहीं समझे तो आइए मेरे पास थोड़ा सा पीछे से, चलिए समझिएगा, सुनिएगा। ऐसे तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपनी किताब में देखिए, गौर करिए। यहाँ कोबाल्ट में देखिए और निकिल में देखिए, कोबाल्ट में और निकिल में देखिएगा, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया है। माने हल्का वाला पहले लिखना था, भारी वाले को बाद में लिखना था, और उल्टा कर दिए हैं। भारी वाले को पहले कर दिए हैं, कोबाल्ट को, निकिल को बाद में कर दिए। देख लीजिए वहां पर लिखा होगा, दोनों के द्रव्यमान में देख रहे हैं ना। हमको यहाँ नहीं सुझाई पड़ रहा, लेकिन आपको सुझाई पड़ रहा होगा किताब में। भाई आप जब कहे कि बउआ रे बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाना है, आप ही गलती कर दिए कि भारी वाले को पहले कर दिए, हल्का वाले को बाद में कर दिए। ये का है? गलती नहीं है। जब उनको नहीं समझ में आया तो वो भी लेप पोत कर दिए। केकरा जगती? न्यूलैंड से जगती। देखिए यहाँ पर ये कोबाल्ट और निकिल ना, ये एकदम बहुत हरामी आदमी है, बहुत हरामी। इस सेटिंग नहीं हो रहा है किसी के साथ, नहीं। अब डोबनेरा साहब को भी नहीं आया तो वो भी लेप पोत के रख के छोड़ दिए।
अब मेड लिफो को नहीं आया तो ई भी क्या कर दिए, लिप पोत के छोड़ दिए एक के जगह और उल्टा पुल्टा कर दिए। अरे नहीं समझ में आया तो क्या करते, आप ही को कोई चीज नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो वो क्या किए, भारी वाले को रख दिए, भारी वाले को रख दिए पहले और हल्के वाले को, लेकिन दुश्मनमा को सूझ गया। वो कह दिया कि आप जब कहे नियम में बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाओ, अरे सर यहाँ काहे गलती की बताइए, ये मामला हो गया, फंस गया। तो दो जगह याद रखिएगा। मेडलिफ के आवर सारणी के ये दोष रहे, कौन कौन दोष, पहला हाइड्रोजन का और दूसरा परमाणु परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से सजाया गया ये दोष, क्योंकि भारी वाले को पहले हल्के वाले को, शांति बनाएगा, 2 मिनट हो गया। अब देखिए तीसरा, सुनिएगा तीसरा दोष क्या था उनका, समस्थानिक का दोष। आप तो भार के हिसाब से ना सजाए, लेकिन बाद में समस्थानिक का खोज हो गया। सुनिएगा गौर करके, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। आजा 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 आजा, आ गया। अब समझिए, आपने द्रव्यमान के हिसाब से सजाया, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं सर। कार्बन एक परमाणु है, ठीक है, कार्बन के 2 गो समस्थानिक होता है, 6 6 6 12 6 14 होता है ना। अब 6 समस्थानिक हुआ तो आप 12 वालों को ही दिए और 14 वाले को यहां दिए हैं, दे दिए। ई कार्बन को तो आप यहां दे देंगे तो ठीक है, लेकिन 14 वाले तो आप इसमें देंगे ना। ई में नाइट्रोजनो है और कार्बनो आ गया, 14 भार वाला आ गया, क्योंकि नाइट्रोजनो का भार 14 है और कार्बनो 14 का भार एगो है। तो दोनों के एक घर में रखिए, और जब एक घर में रखते हैं तो नाइट्रोजन कार्बन से मिलता नहीं है, दोनों सेम गुण वाला होता नहीं है, तब क्या करोगे, तो गलती नहीं हुआ। क्योंकि उनका जो समस्थानिक का जब खोज हुआ ना, तब उनका ई नियम डिसमिस होने लगा। संभारी का खोज हुआ और गड़बड़ हो गया, कुछ तक तो ठीक था, संभारी का हुआ तो और समझिए, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 6 7 8, द्रव्यमान होता है इसका 14 14 14, मान लीजिए। तो तीनों सेम वजन वाला हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए सॉरी आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सी ए, इसकी 18 19 20, इसका होता है 40 द्रव्यमान 40 द्रव्यमान 40 द्रव्यमान। अब तीनों का द्रव्यमान जब 40 हो रहा है तो बउआ जी आप आर्गन को यहां रख दिए हैं, आर्गन को यहां रख दिए हैं, पोटेशियम को यहां रख दिए हैं और कैल्शियम को 19 या 20 को वहां रख दिए हैं। आप क्या कहते कि जब भार एक रहेगा तो एक घर में रखना ना, तो जब भार एक है तो आप तीनों के यहां रखिए, नहीं तो तीनों के यहां रखिए, नहीं तो तीनों के यहां रखिए, काहे अलग रख रहे हैं। अब मेडली साहब का दिमाग गया चकरा, बात तो सही कह रहा है, ये था उनका दोष। लेकिन देखिए तेज आदमी तेज होता है, कोनो न कोनो बुद्धि लगाइए लेता है, नहीं लगा लेता है। वो क्या किए, वो बाद में 2 गो उपवर्ग बना दिए ना करके, पुछरी निकाल के, पुछरी निकाल के उपवर्ग, देख रहा नहीं, ये कह दिए लैक्थिनाइट्स और एक्टिनाइट्स रहेगा तब तक, ये अलग गुण वाला रहा। हाँ थोड़ा ना बुझने आए, ये अलग रखे हुए हैं। अब बाद में कह दिए कि एगो उपवर्ग रहेगा एगो वर्ग रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो बन गया था तो बन न गया था, लेकिन फिर भी दोष था। आप उनका गुण भी पढ़े, दोष भी पढ़े। क्या क्या दोष था, हाइड्रोजन का स्थान का दोष, कोबाल्ट निकिल का दोष, समस्थानिक आ गया तो उनके भरने का, और संभारिक आ गया तो उनके भरने का, ये सब तमाम सारी दोष थे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।